सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारा टॉपिक था क्रिया। कल हमने पढ़ा क्रिया कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। वे शब्द जिनके माध्यम से किसी कार्य का होना पाया जाए या कार्य का किया जाना पाया जाए, वे शब्द ही क्रिया कहलाते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है कर्म के अनुसार। हमने पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया के ठीक पहले क्या या किसको जब हम लगाते हैं, उसका प्रभाव अगर कर्म पर पड़ता है तो क्रिया सकर्मक होगी, और क्रिया के ठीक पहले अगर हम क्या या किसको शब्द लगाते हैं और उसका प्रभाव जब कर्म पर नहीं पड़ता है तो क्रिया अकर्मक होगी। इस प्रकार से हमने पढ़ा था सकर्मक और अकर्मक क्रिया। लेकिन सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी में से एक प्रश्न होता है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। लेकिन कई बार इस नियम के अनुसार जब हम क्रिया से ठीक पहले क्या या किसको शब्द लगाते हैं, जब क्रिया के ठीक पहले हम क्या या किसको शब्द लगाते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है, लेकिन उत्तर का प्रभाव अगर कर्ता पर पड़ता है, अगर उत्तर का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो भी क्रिया अकर्मक होगी। ये नियम जो होता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस रखता है एग्जाम में। इस वजह से हमें ये नियम तो याद ही होना चाहिए। मैंने आपसे कहा अगर क्या या किसको लगाने पर प्रभाव कर्म में पड़ रहा हो तो क्रिया सकर्मक होगी, लेकिन उसका प्रभाव अगर कर्ता पे पड़ रहा हो तो वो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि क्या उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, पक्षी यहाँ करता है, इसका प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, इसी कारण से ये क्रिया अकर्मक है। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा क्या या किसको, क्या या किसको। उत्तर मिल तो रहा है कि दाना चुग रहा है, लेकिन जो प्रभाव पड़ रहा है वो कर्म पर पड़ रहा है। कर्म पर प्रभाव पड़ने के कारण ये क्रिया सकर्मक होगी। अगर कर्म पर प्रभाव ना पड़ता हो तो और कर्ता पे पड़ता हो तो क्रिया अकर्मक होगी। इस वजह से हमें ये नियम पूरी तरह से याद कर लेना है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक और रखता हूँ, दाना पिस रहा है। यह दाना जो है क्या पिस रहा है, ये कर्ता का काम कर रहा है। कर्ता का काम कर रहा है, इसका प्रभाव अगर कर्ता पे पड़ रहा है तो भी क्रिया अकर्मक है। श्याम ने खाना खाया। उत्तर क्या खाया, खाना। यहाँ पर कर्म है, कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, इसी कारण से ये क्रिया सकर्मक है। तो हम लोगों को ये याद रखना है कि कई बार हमें उत्तर भी मिल जाता है क्या या किसको लगाने के बाद, अगर उत्तर का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है तो क्रिया अकर्मक ही होगी। आप लोगों को केवल ये नियम याद करना है, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया एक प्रश्न है वो इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार वो आता है, तो आप लोगों को ये नियम याद कर लेना है। अब हमारे सामने पहला प्रश्न ये है, क्रिया कहते कैसे हैं। वे शब्द जिसके माध्यम से कार्य का होना पाया जाए, जैसे कि पानी बह रहा है, वो स्वतः बहता है, लेकिन बहना एक क्रिया। कार्य का किया जाना पाया जाए, जैसे कि राम लिख रहा है या पुस्तक पढ़ रहा है, ये कार्य किया का पाया जाना है, तो वे जो शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। कर्म के अनुसार दो प्रकार के क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या होता है, जब हम क्रिया से ठीक पहले क्या या किसको लगाते हैं, उत्तर मिल जाता है, उसका प्रभाव अगर कर्म पे पड़ता है तो क्रिया सकर्मक होगी। लेकिन कर्म पे न पढ़कर उसका प्रभाव अगर डायरेक्टली कर्ता पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे पड़ता है, तो क्रिया अकर्मक। जैसे कि मैंने यहाँ कहा आपसे, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं, पक्षी, कर्ता पे प्रभाव पड़ा है, इसी के कारण ये क्रिया अकर्मक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्या या किसको लगाने के बाद उसका प्रभाव
पक्षी पे ना पढ़कर, कर्ता पे ना पढ़कर कर्म पर पढ़े तो क्रिया सकर्मक होगी। तो दो चीज़ें थी हमारे सामने, अकर्मक और सकर्मक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आप इसे नोट करें, लिखें, और उदाहरण आपको पासबुक में अधिक से अधिक मिल जाए। हमने पढ़ा कि क्रिया कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो दो उसके प्रकार होते थे, सकर्मक और अकर्मक। पहचान का तरीका जो था, क्रिया के ठीक पहले अगर हम क्या या किसको शब्द लगा देते हैं, अगर जवाब मिल जाता है क्रिया सकर्मक होगी, नहीं मिलता है तो अकर्मक होगी। इतना हमारे सामने महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि कई बार उत्तर मिल जाता है लेकिन उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो क्रिया अकर्मक हो जाती है। ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, आप इस पर ध्यान दें। वो तो था कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, लेकिन अब है प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार। पहली क्रिया है प्रेरणार्थक। कई प्रकार की ये क्रियाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार की क्रियाएं पूछी जाती है, ये महत्वपूर्ण है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, आप इसकी परिभाषा लिख लें। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके, जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है, वहां जो क्रिया होती है तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पहचान, इसकी एक मोटी पहचान है, उस पहचान को हम याद करेंगे। सरल तरीका है इसका कि शब्द के पीछे वाता है, वाती है, वाते हैं, ये शब्द आएंगे ही। वाता है, वाती है और वाते, इस प्रकार के शब्द प्रेरणार्थक क्रिया के पीछे आते हैं। जैसे कि अध्यापक छात्रों से कार्य करवाते हैं। पीछे क्या है, वाते। माता जी सीता से कपड़े सिलवाती है, वाती है। तो हम ये देखें कि क्या शब्द के पीछे वाते हैं, वाता है, इस प्रकार की चीजें आती हैं। अगर है और इसके अलावा कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, कर्ता यहाँ पर अध्यापक है, अध्यापक छात्रों से कार्य करवाते हैं, अध्यापक कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से जो कार्य करवाता है, वहाँ जो क्रिया होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मैंने कहा, माता जी सीता से कपड़े सिलवाती है, या फिर ये भी हो सकता है कि पीछे शब्द क्या आ रहा है, वाता है, वाती है या वाते हैं आते हैं, हमें इस प्रकार से इसकी पहचान कर लेनी है, इन शब्दों से हमें पहचान कर लेनी है। अगर इस प्रकार के शब्द पीछे हैं तो निसंदेह वो जो क्रिया होगी वो प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहली क्रिया हमारे सामने थी प्रेरणार्थक। दूसरी क्रिया आप देख लें इसी में, दूसरी जो हमारे सामने क्रिया है वो है संयुक्त क्रिया। संयुक्त, इसकी डेफिनेशन आप लिख लें। वाक्य में जब दो क्रिया एक साथ संपादित हो जाती है तो उन क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। वाक्य में जब दो क्रिया एक साथ संपादित होती हो तो उस क्रिया को या उस वाक्य की क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे कि श्याम उठ बैठा, पहले उठा, बैठा, उठ बैठा, यानी ये दो प्रकार की क्रियाएं यहाँ पर संपादित हो रही है। इसी कारण से इस क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। अब परिभाषा आपके सामने है, जब दो क्रिया एक साथ संपादित होती हो तो संयुक्त क्रिया में क्या था, दो क्रियाएं एक साथ संपादित होती है। श्याम उठ बैठा, देखो, राजीव घर चला गया। यहाँ पर भी हमारे सामने दो क्रियाएं हैं, गया और चला। तो दो क्रियाएं जिस वाक्य में आ जाती है वहाँ जो क्रिया होती है वो संयुक्त क्रिया होती है। जबकि प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता हो, वाता है, वाती है और वाते हैं शब्द उसमें आते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है,
ये हमें याद रखना है। प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, दूसरों से करवाता है, वाता है, वाती है, वाते हैं, और एक और है वाई है, वाया है, वाई है और वाय है। ये सब जो पीछे आता है, जैसे अध्यापक छात्रों से काम करवाता है, करवाया है ना? तो इस प्रकार की चीज़ें, ये 6 चीज़ें आप इंक्लूड कर लेना इसमें। वाई है, वाय है, वाया है, वाता है, वाती है, वाते हैं। ये इस प्रकार के शब्द पीछे आएंगे तो हमारे लिए बड़ा सरल हो जाता है। शब्दों के पीछे अगर वाता है, वाती है, वाते हैं, वाया है, वाई है, वाय है, करता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवा रहा है, तो बड़ा सरल हो जाता है ये पहचानना हमारे लिए कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं एक साथ आती है, लेकिन कर्ता स्वयं कार्य करता है, उसमें दूसरों से नहीं करवाता है। 2 क्रियाएं एक साथ आती है, वो संयुक्त क्रिया होती है। हमने अभी 2 क्रियाएं प्रयोग के आधार पर पढ़ी थी, प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तीसरी जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया की पहचान क्या होती है कि हमेशा शब्द के पीछे कर शब्द लगा रहता है, तो इसकी पहचान होती है। अब परिभाषा इसकी लिख लें। जब वाक्य में एक क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, इसी वजह से इसका नाम है पूर्वकालिक, पहले समय में ही समाप्त होने वाली क्रिया। जब वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, दूसरी क्रिया बाद में आती है, तो उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि श्याम उठकर गया। यहां पर उठना भी एक क्रिया है, लेकिन जुड़ क्या रहा है पीछे कर सकते। मैंने आपसे कहा था पीछे कर लगा रहता। श्याम उठकर गया। अब यहाँ पर एक क्रिया पहले ही समाप्त हो रही है। अगर एक क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है और कर शब्द अगर आता है, तो वहां पर जो क्रिया होगी वो पूर्वकालिक। वो चलकर गया, वो उठकर गया, वो सोकर आया, कर लगा हुआ है, सोकर आया, वो पीकर आया, पी कर लगा हुआ है पीने। जहां एक क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है और वो कर शब्द के शब्दांश के लगने से समाप्त होती है, तो वहां पर जो क्रिया होती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब हमारे सामने 3 चीजें आ गई, प्रेरणार्थक क्या है, संयुक्त क्या है और पूर्वकालिक क्रिया क्या है। देखो लंबे समय तक तभी हमें याद रहता है तब हम उसमें डिफरेंट कुछ पैदा करें कि अलग अलग चीजें क्या हैं, इनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है। वहाँ वाते हैं, वाती है या वाते हैं शब्दांश पीछे आते हैं, वाई है, वाय है, वाया है, इस प्रकार के शब्दांश पीछे आते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं एक साथ आती है, उठ बैठा, चला गया। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होता है, 2 क्रिया भी आती है, लेकिन एक पहले ही समाप्त हो जाती है। कर शब्द समाप्ति का ही घोषणा है, घोषणा पत्र है। जैसे कि यहाँ पर वो उठ कर गया, पहले उठा, तो यहाँ एक क्रिया पहले समाप्त हुई, बाद में दूसरी क्रिया आई, तो इस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अगली जो क्रिया है हमारे पास वो है अंतिम है नाम धातु क्रिया। नाम धातु नाम धातु क्रिया की परिभाषा आप लिख लें। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली क्रियाओं में से एक है, इसकी परिभाषा आप याद कर लें। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से क्रिया को बनाया जाता है, 3 चीजें इसमें सम्मिलित होती है, संज्ञा प्लस सर्वनाम प्लस विशेषण। जब तीनों से ही क्रिया को बनाया जाए तो इस क्रिया को जो हम कहेंगे उसे हम कहेंगे नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जब क्रिया को बनाया जाता है, जैसे कि संज्ञा बात, तो इसका बनाया बतियाना, ये एक संज्ञा है। बात, जैसे कि राधा बहुत बतियाती है, बात तो एक संज्ञा है, लेकिन मैंने कहा बतियाती है, तो बतियानी यहाँ पर क्रिया हो गई, यानी मैंने संज्ञा से क्रिया को बनाया। सर्वनाम
अपना, ये निजवाचक सर्वनाम है। मैंने अपना काम स्वयं करता हूं, अपना एक सर्वनाम है। सर्वनाम से हम क्रिया को बनाएंगे तो अपनाया। जैसे कि माताजी ने दत्तक पुत्र को अपनाया था। अपनाया, यहां मैंने सर्वनाम से क्रिया को बनाया। मां ने दत्तक पुत्र को अपना लिया है। विशेषण गर्म, इसका मैंने बनाया गरमाया। आज मौसम बड़ा गरमाया, गरमाया क्रिया बन गई। तो मैंने क्या किया, संज्ञा से भी क्रिया को बनाया, सर्वनाम से भी क्रिया को बनाया, विशेषण से भी क्रिया को बनाया। जहां मैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से अगर क्रिया को बना लेता हूं तो वहां जो क्रिया होगी वो नाम धातु क्रिया ही होगी। अब डिफरेंट क्या है हमारे पास, प्रेरणार्थ क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, दूसरों से कार्य करवाता है। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं एक साथ संपादित होती है। पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है और कर शब्द के माध्यम से वो समाप्त होती है। और नाम धातु क्रिया में क्या होता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के माध्यम से हम क्रिया को तैयार करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो चारों जो प्रयोग के आधार पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो थे वो आज हमने पढ़ लिए। कल अगला टॉपिक लेंगे, आज यही समाप्त। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।